तो फिजिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ये सीरीज चल रही है। इसके कुछ वीडियोज अपन पहले अपलोड कर चुके हैं। अब कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जल का घनत्व कितने टेम्परेचर पर मैक्सिमम होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में निकालें तो कितनी वैल्यू होगी डिग्री सेंटीग्रेड की? 4 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होता है? अगर ऑप्शन में 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं मिले तो 39.2 फ़ारेनहाइट। और कितना होता है? 39.2 1000 यूनिट क्या बोलोगे? किलोग्राम बोलो पर मीटर क्यूब। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलते कैसे हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, C/5 F-32/9। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको। एक ही बात, 20 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 20 का इधर कर दिया, तो ये एक ही बात है। अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें तो 4/5 F-32/9। तो F इज इक्वल टू 45/36/5 प्लस 32। इसको 7.2 लिख लें। कितना आ गया ये? 39.2। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कितना कहेंगे? 39.2 फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का तरीका क्या है? C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब आप इसकी सीजीएस वैल्यू बताइए। इसकी सीजीएस वैल्यू कितनी है? किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए। किलोग्राम ग्राम बदल दोगे तो 1000 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। क्या अपन ऐसा लिख पाएंगे ग्राम में? बोलो। और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। ये 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप सीसी भी लिख सकते हैं। सीसी भी। तो ये एमकेएस वैल्यू है और ये सीजीएस वैल्यू है। और ये यूनिट किसका है? डेंसिटी का। सीसी का मतलब क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर और घन सेंटीमीटर। क्या हम ये दोनों वैल्यू एज ए रिजल्ट याद कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको याद कर लीजिए। तो जल का घनत्व कितना होता है एमकेएस पद्धति में? 1000, सीजीएस में 1। अगर डेंसिटी अधिकतम है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या मिनिमम कहोगे? वॉल्यूम मिनिमम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप क्या बोल रहे हैं? आयतन न्यूनतम। और इसको बोलते हैं वाटर का एनोमलस एक्सपेंशन, एनोमलस बिहेवियर, पानी का असामान्य व्यवहार। इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे? पानी का
असमान व्यवहार। डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या है? जो ज्यादा डेंस चीजें हैं वो नीचे रहेंगी। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी नीचे रहेगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी नीचे रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का? 4 का नीचे रहेगा, क्यों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा डेंसिटी है। तो अब मछलियां भी जिंदा रहेंगी नीचे। ऊपर भले ही बर्फ जम गई लेकिन नीचे मछलियां जिंदा रहेंगी। ये नेचर ने एक्वेटिक लाइफ को, जलीय जीवों की लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा प्रोटेक्शन दिया, ये मान लो आप। तो इसे क्या कहते हैं? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का असामान्य व्यवहार। आपको क्या मेमोराइज करना है? जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम है, जल का घनत्व कितने फ़ारेनहाइट पर अधिकतम है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन होता है, और 1000 और 1। आप एक बात और समझ सकते हैं यहां से, अगर हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहां पहुंच रहे हैं। यानी डेंसिटी की कभी भी आपको एमकेएस वैल्यू निकालनी है तो सीधा क्या कर दो आप, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम एक क्वेश्चन आपको दें, एक लकड़ी का घनत्व, पहले तो हम रिजल्ट लिखते हैं, डेंसिटी को रो से लिख लेते हैं। एमकेएस में जो डेंसिटी है वो 1000 गुना है डेंसिटी ऑफ सीजीएस। एक में अगर अपन 1000 का गुणा करते थे एमकेएस में पहुंच रहे थे पानी पे। तो ये कंसेप्ट अपने बड़े काम आने वाला है। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया डेंसिटी ऑफ वुड, लकड़ी का घनत्व, लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम पर सीसी। फाइंड इट्स एमकेएस वैल्यू। बताइए इसका एमकेएस मान। सीजीएस का मतलब आप जानते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम से। आप तो उसका आंसर बताइए, ऑप्शन भी दे दीजिए। तो ऑप्शन लिख लीजिए, 5000, 500, 50, तो तरीका क्या है? अपन एक बात जानते हैं कि अगर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट हमें क्या प्राप्त होगी? एमकेएस वैल्यू। डेंसिटी के फॉर्मूले में डायरेक्ट 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 1000 का 0.5 इंटू 1000 और क्या लिख दोगे यहां? एमकेएस वैल्यू, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा? 500 किलोग्राम पर मीटर। तो आंसर हो जाएगा 500। समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बना लीजिए। इफ डेंसिटी इज इक्वल टू 0.625 ग्राम पर सीसी, इज इक्वल टू fill in the blanks, बोलो क्या आएगा इस fill in the blanks में? तो यही आंसर हो जाएगा। क्या करना है अपन को? 0.625 1000 का मल्टीप्लाई किलोग्राम पर मीटर। तो 625 किलोग्राम पर मीटर। अगर वाटर नहीं दिया है, कोई अन्य लिक्विड दिया है, तो आप सिंपल क्या बोलोगे? फिर ऐसा नहीं बोलोगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी डेंसिटी ज्यादा है,
वॉल्यूम कम है। फिर सीधा क्या बोलोगे, टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, यह तापक्रम बढ़ता है, यदि तापक्रम बढ़ता है तो डेंस का मतलब होता है पास पास। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, यानी वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होगी। तो यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो हम क्या कहेंगे, घनत्व। घनत्व में एक शब्द आ रहा है घ से घटना, डेंसिटी में शब्द आ रहा है डी से डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीजेज। वॉल्यूम इंक्रीजेज, आयतन बढ़ता है, एक्सपेंशन होगा भाई। आयतन बढ़ेगा। एक फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये फॉर्मूला आप याद रखना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्वांटिटी पर क्या असर रहेगा, वो पूछा जाएगा। आगे बढ़ना होगा। क्या आप ऐसी वैल्यू बता सकते हैं जिसके लिए डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाए? हम चाहते हैं, अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था, C/5 F-32/9। हम चाह रहे हैं यदि ऐसा हो, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर, मान लीजिए इसको x, तो x इज इक्वल, बोलिए। तो सोचने वाली बात नहीं है, वैल्यू रख दीजिए, c की जगह x रख दीजिए भाई, दोनों को बराबर रख दीजिए, अपने आप आंसर आएगा। रखो बराबर, दोनों को बराबर रखो। x/5, ये हमने x क्यों मान लिया, हमें दोनों बराबर दिए हैं। क्या गिवन क्या है, गिवन क्या है, ये गिवन है, दिया है डिग्री सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट, ये गिवन है। तो 9x 5x माइनस 4x और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन इसको याद कर लेंगे। -40। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कब डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, तो आप आंसर क्या टिक करने वाले हैं, -40। तो किस टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, -40। क्या इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे, आपको रट लेना है, ठीक है, -40। ऐसे ही जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम, वो आपको रट लेना है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड 39.2 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्या ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अपन को वो भी याद कर लेना है।
तो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पर बराबर होते हैं? -40 पर बराबर होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर आपको नॉर्मल में 0 दिख रहा होगा, या सामान्य बोलो, सामान्य में एक साउंड आएगा 0। 0 डिग्री से। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू +273.16 केल्विन। क्या ये नॉर्मल टेम्परेचर? हाँ, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? इसमें ऑप्शन में आपको +273 तक ही मिलेगा केवल, तो अकेला +273 आपन को टिक नहीं करना है। अगर आपको +273.16 दे तो वो टिक करना, 0.15 दे तो वो टिक कर सकते हैं, और दोनों नहीं मिले तो फिर +273 करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? परम शून्यता। परम शून्यता। T बराबर ओके 0 केल्विन। ये कितना होगा 0 केल्विन? तो ध्यान रखना, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा पॉसिबल है? ये कि ये? तो ये पॉसिबल है, ये नहीं। इस पर गैस अणुओं की गति कितनी होती है? तो ध्यान रखना, इस पर गैस अणुओं की गति कितनी होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, गैस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, गैस अणुओं का वेग, गैस अणुओं का वेग, गैस अणुओं का वेग का फॉर्मूला होता है VRMS √3RT अपॉन m। T = 0 केल्विन रखो, तो VRMS क्या हो गया? 0। तो गैस के मॉलिक्यूल के साथ शब्द क्या लगा देंगे? स्टॉप। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। √3RT अपॉन m आप याद कर लेंगे, √3RT अपॉन m आप याद करेंगे। ये भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी याद रखेंगे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी आप याद रखेंगे। देखो, अगर हमें VRMS निकालना हो, R का मतलब यहां रूट से होता है, मीन का मतलब माध्य से होता है, और S का मतलब स्क्वायर से होता है। VRMS, R को रूट करना है। जैसे A एक सिलेंडर है और इसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल है। तो प्रत्येक की अपनी स्पीड है, लेकिन अगर हम RMS निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? रूट लेना है अपन को, सबका स्क्वायर करना, जितने भी हैं। मान के चलो n मॉलिक्यूल्स हैं, एक्शन क्या हुआ? रूट हुआ, मीन हुआ, स्क्वायर हुआ। रूट हुआ, मीन हुआ, स्क्वायर हुआ, 3 एक्शन। अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं आगे, तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है √3RT अपॉन m।
इसी को और आगे सॉल्व करेंगे अपन। √3 PV और √3 PV अपॉन m, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो वॉल्यूम अपॉन मास 1 अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। √3P अपॉन रो। P क्या है? P प्रेशर, दाब। रो क्या है? रो डेंसिटी, घनत्व। तो गैस के मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो कैसा है? 1D है, 2D है या 3D है? कैसा मोशन है इसका? जैसे इस कमरे को आप सिलेंडर मान लें, ये कमरा वॉल है, पूरा सिलेंडर की वॉल है और चारों तरफ हवा है। गैस के मॉलिक्यूल दीवारों से टकरा रहे हैं और आपको पता है मॉलिक्यूल दीवार से टकराएगा तो संवेग में परिवर्तन होगा। भाई इधर से mv, उधर से -mv, मोमेंटम चेंज हुआ, डबल mv। जैसे बॉल टकराती थी दीवार से, डबल बॉल टकराती हुई दिख रही है, गैस का मॉलिक्यूल टकराता हुआ नहीं दिख रहा। तो जब मोमेंटम में चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि गैस के मॉलिक्यूल दीवारों पर जो दबाव उत्पन्न करते हैं, वॉल पर सिलेंडर की वॉल को प्रेशराइज धक्का मारते हैं, वो दाब कहां से आता है? तो मेन कारण क्या हुआ? टक्कर। वो दाब कहां से आ रहा है? कॉलिजन के कारण आ रहा है। गैस के मॉलिक्यूल दीवार पर लगातार टकरा रहे हैं। आगे बढ़े। अब आप देख के बताइए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो अब आप बताइए, गर्मियों में गैस के मॉलिक्यूल तेज भाग रहे हैं कि सर्दियों में तेज भागते? गर्मियों में। समर में तेज भागेंगे, क्यों? टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब आप बताइए, m कम है तो स्पीड क्या होगी? ज्यादा। m कम है तो स्पीड। अब आप बताइए, एक सिलेंडर में 14 kg गैस है, आज 8 kg गैस है, रह गई केवल। बताओ, 14 kg थी तब गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा थी कि आज 8 kg रह गई तब गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा है? जैसे एक सिलेंडर के अंदर कुछ गैस रखी है, अब उसमें से कुछ गैस लीक कर गई, अब कम रह गई, तो गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ गई, घट गई कि वही रही? ये बताइए आप। तो ध्यान रखना, ये m कोई मास नंबर है, ये m कोई मास नहीं है, ये m क्या है? मास नंबर। चाहे 10 किलो हाइड्रोजन हो, चाहे 14 किलो हाइड्रोजन हो, m 2 ग्राम ही है। m कितना है? 2। 10 किलो ऑक्सीजन हो या 20 किलो ऑक्सीजन हो, m 32 ही है। चाहे 10 किलो नाइट्रोजन हो, चाहे 20 किलो नाइट्रोजन हो, m 28 ही है। जब m नहीं बदल रहा, m की मास थोड़ी है, ये क्या है? मास नंबर है। तो जब m नहीं बदल रहा, अब 10 किलो हाइड्रोजन रखी है, अब 5 किलो रह गई, लेकिन हाइड्रोजन का m कितना लोगे आप? पहले भी 2, अब भी 2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक सिलेंडर में से इतनी गैस लीक हो गई, अब बताइए उसकी स्पीड पर क्या अंतर आया? तो कोई अंतर नहीं आया। तो VRMS इज इक्वल टू √3RT अपॉन m। तो m के लीक, गैस के लीक होने से स्पीड पर अंतर नहीं आया। अगर T 0 है तो वो आप सीख ही गए। T 0 केल्विन पर स्पीड कितनी है? 0। ध्यान रखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड 0 नहीं है। अब हमें m जैसे लेना भी है, जैसे हाइड्रोजन अकेला हमने ऐसे लिखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन एटम। क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु। अब क्या कहेंगे इसको? बोलो। अब ये क्या बन गया? H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बताओ इसका m कितना है? 1 और 1 2।
नाइट्रोजन, बोलो M 28 हो गया। ऑक्सीजन तो M कितना हो गया 30। ये हमें याद होना चाहिए। और इनको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का अणु है A216 A216। ये क्या लिख दिया हमने A216, हाँ ठीक है, O2। तो अब आप बताइए कि हाइड्रोजन तेज चलेगी या ऑक्सीजन तेज चलेगी, कि दोनों सेम चलेंगे? ऑक्सीजन तेज चलेगी। जो जिसका M ज्यादा है वो स्लो है कि फास्ट है? वो फास्ट है। जो स्लो, जिसका M कम है वो फास्ट है, जिसका M ज्यादा है वो स्लो है। तो ऑक्सीजन तेज कैसे चल सकती है? फिर तो ऑक्सीजन स्लो चलेगी ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तुलना करें तो कौन तेज चलेगी? देखिए, जैसे हमने दोनों को बराबर टेम्परेचर पे रखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत तापमान। कोई भी एक टेम्परेचर ले लीजिए, 400 केल्विन, 200 केल्विन, जो भी दिया नियत तापमान। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, तुलना करें, टेम्परेचर कांस्टेंट है, रूट M2/M1 लिख सकते हैं। बोलो, पहली गैस आपने किसको माना? बोल दो, पहली गैस हाइड्रोजन को माना। M कितना लेंगे? 1 के 2 और O2 16 का 32। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्पीड का रेशियो 4:1 आया। ये क्वेश्चन का डबल रोल है। डबल रोल कैसे है कि इस गैस पर बैठकर ही तो साउंड जाती है। तो बताओ, एक हाइड्रोजन गैस वाली ट्रेन है, एक ऑक्सीजन गैस वाली ट्रेन है, और हमने दोनों पे साउंड को बैठा दिया। आप तक साउंड कौन सी जल्दी पहुंचेगी? हाइड्रोजन वाली जल्दी पहुंचेगी। क्यों जल्दी पहुंच रही है? समझ में आ रहा है? क्योंकि साउंड जा किस पे बैठ के रही है? गैस पर। साउंड हमारे और तुम्हारे बीच में एक मीडियम है, उस मीडियम का नाम क्या है? गैस है। और वो गैस मीडियम है, तभी तो साउंड जा रही है। तो साउंड किस में ट्रेवल हो रही है? गैस में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किस में साउंड ज्यादा जाएगी? हाइड्रोजन में तेजी से जाएगी। तो ये क्वेश्चन का डबल रोल ऐसे है, कभी वो गैसों का रेशियो पूछता है, कभी साउंड की स्पीड का रेशियो पूछता है। दोनों का आंसर एक ही है, 4:1। कभी कभी आपको आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो ये भी पूछता है, आपको एक स्पीड दे देगा, दूसरी स्पीड पूछेगा। तो हम आपको एक स्पीड दे रहे हैं, दूसरी स्पीड हम आपसे पूछ रहे हैं। एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो 1930 मीटर पर सेकेंड। ये रूम टेम्परेचर समझते हैं आप? रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 300। तो अब आप बताइए, रूम टेम्परेचर पर गैस की स्पीड ज्यादा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर। जो ज्यादा टेम्परेचर है उस पर ज्यादा होगी। नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, रूम टेम्परेचर क्या ना चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगी। दूसरा क्वेश्चन, नॉर्मल टेम्परेचर पर स्पीड ज्यादा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ज्यादा है कि 0 केल्विन पर? 0 केल्विन पर तो 0 है स्पीड भाई। T बराबर 0 केल्विन पर स्पीड कितनी है? 0। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड निश्चित ज्यादा होगी। जैसे हाइड्रोजन की अभी ये स्पीड है, अभी यहाँ T 0 केल्विन कर दे, स्पीड क्या होगी हाइड्रोजन की? 0। कोई भी गैस ले आओ, सबकी स्पीड 0 हो जाएगी। क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी गैसों की स्पीड 0 है?
नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो परफेक्ट स्पीड आई। हाँ, अपन चर्चा कर रहे थे ये हाइड्रोजन की स्पीड। क्या हम इसको याद भी कर लें? हाँ, याद कर लो। कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक गैस की स्पीड इतनी है, उस गैस का नाम बताइए। अगर आपको ये स्पीड आती है तो बताइए आप हाइड्रोजन की स्पीड रटने की जरूरत है क्या? नहीं। कितने से डिवाइड कर दो, बोलो। ऑक्सीजन की स्पीड पे कितने से डिवाइड करोगे, बताओ। कितने से? 2 से डिवाइड करें, 4 से कर दो। तो रूम टेम्परेचर पर हमने एक स्पीड याद की, एक स्पीड आपको खुद ही समझ में आ गई। कई बार वो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए ये पूछ लेते हैं, ऑक्सीजन ऊपर दे देंगे और हाइड्रोजन नीचे दे देंगे। कभी कभी वो हीलियम देंगे, हीलियम। तो आपको पता है ये कैसी गैस है, अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, क्रिया नहीं कर पाई। इसको आप एटम कहेंगे कि मॉलिक्यूल कहेंगे? ये तो एटम ही है, ये मॉलिक्यूल है क्या? नहीं है। तो इसका एम कितना लोगे? 4। तो अगर हमने हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अणु, और हीलियम एटम बोला, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास एम कितना है? 2। हीलियम के पास 4। और अगर हमने हाइड्रोजन एटम बोला तो अब हाइड्रोजन के पास एम कितना है? 1। ठीक है, और हीलियम के पास तो 4 ही है। कुछ नहीं कहा जाए तो अपन क्या मान के चलते हैं? H2O2 N2 ये लेके चलेंगे और इनके एम पता करें। और हीलियम दे दे तो 4 है। हाइड्रोजन की स्पीड कितनी है? क्या हम इसको याद कर लें? तो इसको याद कर लें, 1930 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन की स्पीड इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो हल्की है, लाइट गैस है। हाइड्रोजन की स्पीड सभी गैसों में सबसे ज्यादा किसकी स्पीड है? हाइड्रोजन। तो फिर जो हॉट एयर बैलून होते हैं उसमें हाइड्रोजन को ही भर दो। तो हाइड्रोजन को क्यों नहीं भरते? क्योंकि वो रिएक्टिव है, ज्वलनशील गैस है, रिएक्शन कर लेती है। और हीलियम देख रहे हो, वो रिएक्ट नहीं करती है। तो इसलिए भाई अभी आग भर दी, आग लग गई तो इसलिए हाइड्रोजन नहीं भरते। क्या भरते हैं? हीलियम भरते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर नियत ताप पर क्या ऐसा बोल दे सही है? वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तुलना करवा रहा है तो हाइड्रोजन ही सबसे ज्यादा होगी। ठीक, हमने आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बताया था। ध्वनि का भी। थ्री की जगह क्या करते हैं? यहां पर गामा लिखते हैं। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं? देखो, टेम्परेचर का वही इफेक्ट था साउंड पर, गैस में भी वही था। एम भी वैसे रिलेशन है, एम भी वैसे रिलेशन है। ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है। अब आप बताइए, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें गैस का, तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। आपने बताया कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मियों में हमारी साउंड तेज जाती है, क्योंकि साउंड तो गैस पर बैठ कर जानी है। गर्मियों में गैस ही तेज भाग रही है, तो इसलिए साउंड भी तेज भाग रही है। तो साउंड गर्मियों में तेज चलती है, सर्दियों में, समर में कि विंटर में? समर में गैस तेज चलती है, इसलिए साउंड भी तेज चलती है। अब आपको बताना यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ गई, एम हल्की ले ली तो स्पीड बढ़ गई। अब आप बताइए, प्रेशर बढ़ा दें तो क्या अंतर आएगा?
ऊपर देख लीजिए प्रेशर का फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका भी डबल रॉ। वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड, velocity of sound does not depend on pressure. Does not depend on pressure. गैस अणुओं का वेग और ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि प्रेशर बढ़ाते हैं। जैसे अगर हमने प्रेशर डबल किया, प्रेशर डबल करते हैं तो डेंसिटी अपने आप ही डबल हो जाती है। प्रेशर डबल करेंगे अपन तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? अपने आप डबल हो जाती है, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी प्रोपोर्शनल है। तो P अगर हमने प्रेशर को डबल कर दिया तो डेंसिटी कितनी हो गई? डबल। ये दोनों से दोनों कैंसिल हो गए, कोई फर्क पड़ा क्या? इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो गैस अणुओं का वेग, इस पॉइंट को हम यहां लिख रहे हैं हिंदी में, गैस अणुओं का वेग, गैस अणुओं का वेग ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं। तो टेम्परेचर से कैसा रिलेशन है? प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि रूट टी, रूट प्रोपोर्शनल का रिलेशन रूट में है, ठीक है। और प्रेशर का कैसा रिलेशन है? प्रेशर पर ये डिपेंड ही नहीं है। तो गैस अणुओं का वेग ताप पर तो निर्भर है लेकिन दाब पर निर्भर नहीं है। फॉर्मूला तो कह रहा है, लेकिन प्रेशर डबल तो डेंसिटी भी डबल। ये गामा क्या है? तो गामा को बोलते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसके पुराने लेक्चर में हमने गामा के बारे में बात की है, आप उस लेक्चर को जरूर देखें। बढ़ जाए आगे। कभी कभी इन दोनों का रेशियो पूछा जाता है। वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो किसी भी फॉर्मूले से आप रिलेशन निकाल दें, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साउंड के फॉर्मूले में तो ऐसे RMS 1 2 3 आ रहा है और साउंड के साथ आ रहा है गाना। साउंड के साथ क्या आ रहा है? गामा। ये क्या अपन इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते थे? √3p/√, किसी से भी कैंसिल करेंगे, √3/गामा। कई बुक्स में VRMS बार बार लिखने में कई लोगों को दिक्कत आती है, तो C से लिख लेते हैं, C से लिख लेते हैं। If temperature becomes 4 times, यदि तापक्रम 4 गुना हो जाए, यदि तापक्रम 4 गुना हो जाए, बताइए वेलोसिटी कितने गुना हो जाएगी? वेलोसिटी साउंड की कि गैस की कि दोनों की? दोनों। वेलोसिटी वेग कैसा हो जाएगा? डबल। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डबल, दुगना। V प्रोपोर्शनल √T।
V प्रोपोर्शनल रूट टी। टेम्परेचर डबल कर रहे हैं, टेम्परेचर 4 टाइम्स कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल को क्रॉस में बदल दें। स्पीड के लिए हम स्मॉल v यूज कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल V से हम वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक। तो स्पीड हो गई डबल। कई लोग गैस की स्पीड की आरएमएस को c से लिख देते हैं, तो 4c हो जाएगा, तो 2c हो जाएगा, क्योंकि रूट में रिलेशन है ना। अब आप बताइए, वेलोसिटी डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स होती है? काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल v स्क्वायर। अगर ये डबल है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड देन मोमेंटम इज इक्वल टू, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। यदि वेग दुगना तो मोमेंटम कितना कहोगे? बोलो, मोमेंटम कितना कहोगे? डबल। समझे? तो एम भी होता है। काइनेटिक एनर्जी बोल दो, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, मोमेंटम डबल, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। ये बताया था। अब थोड़ा हम वापस आना चाहेंगे कि हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर 4 टाइम्स कर रहे हैं तो स्पीड डबल हुई और काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि पहले टेम्परेचर के बारे में हमें मालूम हुआ, उससे हम स्पीड के बारे में मालूम कर रहे हैं, और जैसे ही हमें स्पीड के बारे में मालूम पड़ गया फिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो आप डायरेक्ट ऐसा बोल दीजिए ना, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। टेम्परेचर 4 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। और अपन ने पढ़ाई भी था इंटरनल एनर्जी क्या होती थी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर। तो टेम्परेचर 4 टाइम्स का मतलब क्या था? काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। तो टेम्परेचर अब अपन ऐसे भी कर सकते हैं, टेम्परेचर 4 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर आता है, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल t, तो v प्रोपोर्शनल रूट t। तो टेम्परेचर 4 टाइम्स तो स्पीड डबल है। समझ में आया? अगर हमें ये पता है टेम्परेचर 4 टाइम्स तो हम क्या जानते हैं? जैसा टेम्परेचर वैसी काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर 4 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल v स्क्वायर आता है, तो v प्रोपोर्शनल रूट t आता है। टेम्परेचर 4 टाइम्स तो स्पीड कितनी हो गई? 2 टाइम्स, क्योंकि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो गैस में टेम्परेचर मतलब काइनेटिक एनर्जी, गैस में टेम्परेचर मतलब काइनेटिक एनर्जी। जैसे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। अभी आप कह रहे हैं हाइड्रोजन तेज चलेगी, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है? टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो ध्यान रखना दोनों की सेम, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी m पर डिपेंड नहीं है। काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी अपन दे रहे हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, हम आप सब लोगों को एक एक लड्डू दे दें तो हमने एनर्जी किसको ज्यादा दी? सबको। और एक बच्चे का वेट हम देख रहे हैं क्या ना जी 50 kg, एक का 60 kg, एक का 70 kg, लेकिन हमने एनर्जी किसको दी? ज्यादा दी, सबको बराबर दी, एक एक लड्डू दिया। लेकिन दौड़ने को बोला जाए तो कौन तेज दौड़ेगा? जिसका मास कम है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो जिसका मास कम है, जनरली ऐसा होता है कि मास बढ़ता है तो स्पीड कम हो जाती है। तो मास कम स्पीड ज्यादा, लेकिन एनर्जी मास पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड ऑन मास। तो चाहे हाइड्रोजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, इसको अपन ऐसे लिखेंगे। ये इतना समझ में आ गया आपको? कई बच्चे पहचान ही नहीं पाते ये डबल है, ये 4 टाइम्स है। तो क्या ये 4 टाइम्स है? ये t, ये 4t है क्या? देखते 273 जोड़ दीजिए आप।
आप 273 प्लस 27 याद रखा करें, 300। 273 प्लस 27 300, 900। क्या ये 4 टाइम्स है? तो आप केल्विन में बदल के देख लें। अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स हो रहा है, फिर से सुनिए, काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? 4 टाइम्स। स्पीड कितनी हुई? बालक तुम इधर देखो बेटा, इधर देखो। तो टेम्परेचर 4 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, स्पीड डबल। अब आप बताइए, क्या ये 4 टाइम्स है? क्या ये 4 टाइम्स है? तो ये भी 4 टाइम्स है। तो टेम्परेचर 4 टाइम्स, तो स्पीड 2 टाइम्स। If temperature 4 times kinetic energy, 4 times speed, double। ठीक है, वेग या चाल आगे बढ़ना होगा। तो टेम्परेचर 4 टाइम्स का मतलब समझ गए? क्या ये 4 टाइम्स है? चेक करें। 273 प्लस 27 400 केल्विन। 273 जोड़ के देख लिया करो, 1600 केल्विन। हाँ, ये भी तो 4 टाइम्स होगा, तो डबल, स्पीड डबल होगी। आगे बढ़े। तो वेलोसिटी का टी से, और ये टी केल्विन में ही लेना है। ये टी किस में लेना है? टी इन केल्विन। अगर हम एक सिलेंडर लिया था हमने, तो कुछ बातें, एक जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, गैस के अणुगत सिद्धांत में कुछ बातें मैक्सवेल ने मानी कि भाई ये गोल है, ये आपस में इनका कॉलिजन कैसा है? इलास्टिक है, प्रत्यास्थ टक्कर कर रहे हैं, दीवार से टकरा रहे हैं। इनकी आरएमएस स्पीड आपने निकाली, अगर एवरेज हम निकाला तो एवरेज या मीन भी बोल सकते हैं, मीन एवरेज वेलोसिटी या मास एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं आप? गैस अणुओं का औसत वेग कैसे निकालते हैं? औसत v1 प्लस v2, ऐसे निकालते हैं औसत। औसत भी कहते हैं इसको, मीन भी कहते हैं। और इसका भी एक और फॉर्मूला बनाया गया, भी एवरेज 8RT अपॉन m पाई। क्या हम इसको एज ए रिजल्ट याद रखेंगे? आपको कौन ज्यादा दिख रहा है? VRMS ज्यादा है कि भी एवरेज ज्यादा है? RMS ज्यादा है।
और कुछ नहीं कहा जाए तो आप आरएमएस कैलकुलेट कर दिया करें। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे गैस के, पहले नोट कर लिया, नोट करते जा सभी वाला। तो V एवरेज 8RT अपॉन M पाई, क्या इसको एज ए रिजल्ट याद कर लिया जाए? तो हाँ, इसको एज ए रिजल्ट ही याद कर लिया। आगे बढ़ा होगा, एक एग्जांपल है। हमने गैस के ये 5 मॉलिक्यूल्स लिए, कितने लिए? 5 मॉलिक्यूल्स, और इनकी स्पीड दी है। एक का नाम बन रहे हैं, उसकी स्पीड हमने ले ली V1, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, V2 2 किलोमीटर पर सेकेंड, V3 3 किलोमीटर पर सेकेंड, V4 4 किलोमीटर पर सेकेंड, V5 5 किलोमीटर, कुछ भी दी जा सकती है, हमने अंदाज से ये ले ली। कितने मॉलिक्यूल है? 5 मॉलिक्यूल्स, 5, और इनकी ये वेलोसिटी आपसे पूछा गया है VRMS अपॉन V एवरेज। ऑप्शन इस तरह दिए हैं, 5 अपॉन √11 B बताइए क्या आंसर। तो पहले तो सबका आरएमएस निकालिए, फिर सबका एवरेज निकालिए और रूट ले लीजिए। आरएमएस एवरेज एक हम निकाल देते, एक आप कर देना। एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5, कितने मॉलिक्यूल? आरएमएस आप कैलकुलेट कर लीजिए। आरएमएस में क्या करते हैं? रूट करते हैं, मीन करते हैं, स्क्वायर करते हैं। कीजिए, रूट भी लेते हैं, मीन भी, स्क्वायर करो, सॉल्व करो। सभी बालक कॉपी पे सॉल्व जरूर किया करें, केवल स्क्रीन पर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। बी आ रहा है कि डी आ रहा है? देखो नीचे कितना आ रहा है, ये देखो 15/5 कितना होता है? ये √11/3 होना चाहिए यहाँ पे। ये क्या होना चाहिए? यहाँ 3 होना चाहिए। पहली बात तो अपन को ये तो पता है कि आरएमएस ज्यादा होता है, एवरेज कम होता है, तो ज्यादा बटे कम अपना आंसर आएगा। ये तो कम बटे ज्यादा लिखा, समझ में आ रहा है? कम बटे ज्यादा कैसे? 9 से ज्यादा लिखा, 9 होता तो 3 होता। कम बटे ज्यादा, हमें ज्यादा बटे कम लिखना, ज्यादा बटे कम। ये भी क्या लिखा है? कम बटे ज्यादा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये क्या लिखा है? ज्यादा बटे कम, ज्यादा बटे कम, ये भी ज्यादा बटे कम होता है। तो अब इन दोनों में से आंसर है, तो नीचे 3 आ रहा है, तो यही हो सकता है। और ये क्या कह रहा है? सबका रूट कीजिए, कि कर लिया, रूट कर लिया। सबको स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अपॉन कितने मॉलिक्यूल है? 5, तो कितना बचा? 16 9 25 25 50 55 55/5 11, तो √11 आ गया। तो √11
तो सबको समझ में आ गया होगा एवरेज क्या होता है, तो आरएमएस एवरेज में कौन ज्यादा होता है। कभी कभी आपसे ये पूछते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सर्वाधिक प्रायिक वेग, इसको कैसे निकालते हैं। गैस मॉलिक्यूल का एमपी का मतलब समझिए मोस्ट प्रोबेबल, माने गैस के ज्यादातर मॉलिक्यूल जिस स्पीड को अपना रहे हैं वो वाली स्पीड ले लेनी है। तो एमपी का जो फॉर्मूला आता है वो आप याद करेंगे 2RT/n। एमपी में 2 ही आ रहे हैं, आरएमएस में 3 आ रहे थे, 3 आ गया था। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या बोलते हैं हम, राम, ये देखिए RAM, इसका मतलब समझिए सबसे ज्यादा आरएमएस, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। आरएमएस, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, सबका पहला पहला लेटर ले लीजिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर अभी हमारी बात हुई थी काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि अपन काइनेटिक एनर्जी क्या कहेंगे, डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर, does not depend on mass number, does not depend on mass number, does not depend on mass number। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर है, यह द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं है। आपको काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला याद होगा, 1/2 RTM, और आपको पता है अगर ट्रांसलेटरी के लिए हमने एफ कहा तो 3 कहोगे, तो काइनेटिक एनर्जी कम से कम इतनी तो लेनी पड़ेगी। आप क्या बोलोगे, 3/2 RT। तो ये दोनों में से कौन सा याद कर ले, दोनों याद कर ले। एफ क्या है, एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ को बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि, एफ को क्या बोलोगे, स्वतंत्रता की कोटि। एफ को क्या बोलोगे, स्वतंत्रता की कोटि। काइनेटिक एनर्जी 1/2 RTM। क्या हम काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे क्या गया, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर। कई बार इसका एक फॉर्मूला और पूछते हैं, ये वाला पूछ लेते हैं वो,
आरटी को वो लिख देते पीवी। कभी कभी वो इसको ऐसे लिख लेते हैं, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं। इसको क्या देते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन की, प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। अब आप बताइए, ये T इक्वल टू 0 केल्विन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बोलो, काइनेटिक एनर्जी जब स्पीड ही नहीं है, बोलो प्रेशर कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, T कितना है, P भी 0, V भी 0, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। परम शून्यता, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्यता।